हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है वार डॉग्स। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 60% तक फ्रेश है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम डेविड पेकोज नाम के आदमी को देखते हैं जिसे दो आदमी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक आदमी आकर डेविड पर गन अड़ा देता है और आगे डेविड हमें अपनी कहानी के बारे में बताने लगता है। डेविड कहता है, मेरा नाम डेविड पेकोज है और मैं एक इंटरनेशनल आर्म डीलर हूँ। अक्सर आप युद्ध में क्या देखते हो, कुछ लोगों को जो अपने देश के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। पर मैं युद्ध में सोल्जर के सर पर एक हेलमेट देखता हूँ, उसकी बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट देखता हूँ और उसके हाथ में M16 राइफल देखता हूँ। तकरीबन मैं एक सोल्जर के पास $17,500 देखता हूँ और 17,500 ये एक अमेरिकन सोल्जर के आउटफिट पर खर्चा किया जाता है। आगे हमें 2005 का समय बताया जाता है, मियामी सिटी का, जब डेविड पेकोज बॉडी मसाज करने का काम क्या करता था और डेविड को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो ये काम नहीं करना चाहता था। उसका प्लान था कि वो साउथ फ्लोरिडा के रिटायरमेंट होम्स को बेडशीट होलसेल में प्रोवाइड करवाएगा और उसके लिए वो रिटायरमेंट होम में जाकर उसे चलाने वाले ऑनर से मिलता है, उसे अपनी बेडशीट दिखाता है और उस ऑनर को वो बेडशीट काफी पसंद आती है और वो डेविड से कहता है, हमारे रिटायरमेंट होम में लोगों की एवरेज एज 82 ईयर है और इस उम्र में लोगों की स्किन पूरी तरह से लटक जाती है और ऐसी स्किन को इतनी मुलायम बेडशीट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ये कहकर वो आदमी डेविड को ऑर्डर देने से मना कर देता है। डेविड ने अपने जीवन भर की सेविंग को इन बेडशीट को खरीदने में लगा दिया था और सेविंग से उसने बेडशीट के 65 बॉक्स खरीदे थे। आगे डेविड किसी आदमी के फ्यूनरल में गया होता है। तभी उस फ्यूनरल में एफ्रेम डायवर्ली नाम का लड़का आता है जो कि डेविड का ही बचपन का दोस्त होता है। पर एफ्रेम 10th क्लास के बाद ही अपने अंकल के साथ कहीं बाहर चला गया था कुछ बिजनेस करने। उसके बाद डेविड ने एफ्रेम को आज देखा। डेविड एफ्रेम को इशारा करता है और एफ्रेम भी डेविड को पहचान जाता है। फ्यूनरल के बाद वो दोनों मिलते हैं और एफ्रेम डेविड से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। आगे वो दोनों कार लेकर निकल जाते हैं। तब कार में डेविड एफ्रेम से पूछता है, तुम LA में क्या करते थे और तुम वापस यहाँ पर क्यों आए? तब एफ्रेम कहता है, मैं अपने अंकल के साथ काम क्या करता था जो कि एक आर्म डीलर है। वो पुलिस के पास से जब्त किए वेपन्स को ऑक्शन में खरीद लेते थे और उसके बाद उन्हें इंटरनेट पर बेच दिया करते थे। अब अगले दिन डेविड वापस से बेडशीट बेचने के लिए अपने क्लाइंट्स को कॉल करने लगता है, पर डेविड के क्लाइंट्स बेडशीट लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और डेविड वापस अपने दोस्त एफ्रेम से मिलने उसके घर पर जाता है। तब एफ्रेम भी अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और उसको देखकर लगता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। क्लाइंट से बात करने के बाद डेविड एफ्रेम से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे? तब एफ्रेम कहता है, ये एक आर्मी ऑफिसर था और मैं इससे अपने कॉम्पिटिटर के बीच जानना चाहता था ताकि हथियार सप्लाई करने का ऑर्डर मैं खुद ले सकूं। तब डेविड कहता है, लेकिन तुमने तो अपने काम के बारे में बताया था कि तुम पुलिस द्वारा जब्त किए हथियारों को खरीदते हो और फिर इसे इंटरनेट पर सेल करते हो। तब एफ्रेम कहता है, नहीं, अब हम ये काम नहीं करते। अब हम सिर्फ एक ही ग्राहक को हथियार सप्लाई करते हैं और हमारा वो ग्राहक है अमेरिकन आर्मी। अब हम उन्हें ही हथियार सप्लाई करते हैं। आगे एफ्रेम डेविड को एक वेबसाइट के बारे में बताता है और वो कहता है, ये वेबसाइट फेडरल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे eBay की तरह मान सकते हो जो वॉर में डील करती है। डेविड उस वेबसाइट को देखता है और वो ये सब देखकर चौंक जाता है कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है US आर्मी के लिए जिस पर US आर्मी अपनी जरूरत के जो भी हथियार होते हैं उनको लिस्ट करती है और उस वेबसाइट पर कोई भी बिडिंग करके कॉन्ट्रैक्ट पा सकता है, US आर्मी को हथियार सप्लाई कर सकता है। तब एफ्रेम कहता है, मैं अधिकतर छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर बिड करता हूँ और बड़े कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देता हूँ और जब आप इन छोटे ऑर्डर्स की US आर्मी से डील करते हो तो इनकी कीमत भी करोड़ों में होती है। आगे डेविड उसके घर में होता है, तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और डेविड को ये सुनकर समझ नहीं आता कि वो इस बात से खुश हो या इस बात के लिए चिंता करे क्योंकि डेविड की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। डेविड इस बारे में एफ्रेम को बताता है कि अब मैं क्या करूंगा क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सुनकर एफ्रेम कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। बुश ने इराक युद्ध शुरू कर दिया है और मेरे बिजनेस में अभी बहुत सारा पैसा बरस रहा है और यदि तुम भी साथ आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को फोड़ देंगे। एफ्रेम की बातें डेविड को कहीं न कहीं सही लगने लगती है और वो एफ्रेम के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो अपनी वाइफ को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताता कि वो लोग US आर्मी को हथियार सप्लाई करेंगे। डेविड अपनी वाइफ को बताता है कि वो US आर्मी को बेडशीट सप्लाई करेगा।
डेविड अपनी वाइफ को सच नहीं बता पाता क्योंकि उसकी वाइफ के 2 भाइयों की यूएस आर्मी में इराक में पोस्टिंग थी और इसलिए वो इराक युद्ध का विरोध कर रही थी क्योंकि काफी सारे सोल्जर इराक में बेमतलब में मारे जा रहे थे। आगे 6 हफ्तों तक एफ्रेम डेविड को हथियारों के बारे में सब कुछ सिखा देता है और इसके बाद डेविड अपना पूरा समय गवर्नमेंट की वेबसाइट पर बिताने लगता है। पूरा दिन वेबसाइट पर बिताने के बाद रात में डेविड फोन कॉल पर बिजी हो जाता था। वो यूरोप के हथियारों के मैन्युफैक्चरर से लगातार कांटेक्ट में रहता था। वो यूएस आर्मी से कांटेक्ट लेकर हथियारों के मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट दे देते थे और इस सप्लाई और डिमांड में बीच में बना प्रॉफिट अपने पास रख लिया करते थे। आगे हमें राल्फ रस्की नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मियामी का एक लोकल बिजनेसमैन होता है जिसकी अकेले मियामी में 14 ड्राई क्लीनर्स की शॉप होती है। राल्फ एफ्रेम का साइलेंट पार्टनर भी होता है। राल्फ हर कॉन्ट्रैक्ट में एफ्रेम को पैसा दिया करता था ताकि कॉन्ट्रैक्ट से जो भी फायदा हो उसे 25% मिल जाए। राल्फ को लगता था कि एफ्रेम उसे मुनाफे का 25% वापस लौटाता है, पर एफ्रेम उसे काफी कम पैसा दिया करता था। राल्फ को लगता था कि एफ्रेम भी उसकी तरह यहूदी धर्म पर विश्वास करता है जो कि हथियारों को बेचने का काम करता है, पर पीठ पीछे वो इजराइल को दुश्मन देशों से बचाने का काम किया करता था और इसलिए राल्फ एफ्रेम पर विश्वास करके उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दिया करता था। इस बात से डेविड एफ्रेम को समझ चुका था कि एफ्रेम बहुत ही चालाक आदमी है। उसे पूरा पता होता है कि किस आदमी को क्या चाहिए होता है ताकि वो उससे उसका काम करवा सके। अब मूवी के अगले सीन में वो दोनों एक बार में बैठकर बात कर रहे होते तभी डेविड को एक कॉल आता है। डेविड उस आदमी से कॉल पर बात करता है और वो एफ्रेम को बताता है हमने बेरेटा डील फाइनल कर ली है और इसका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। ये सुनकर एफ्रेम और डेविड दोनों ही खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि ये डील उन सभी डीलों से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी जो उन्होंने अब तक पूरी की थी। और एफ्रेम डेविड से कहता है डेविड क्या तुम्हें पता है इस डील से हम पूरे $6 लाख बनाएंगे और उसका 30% यानी $1,80,000 तुम्हारा होगा। ये सुनकर डेविड भी शॉक रह जाता है क्योंकि वो पूरी जिंदगी मसाज करता तब भी वो इतना पैसा नहीं कमा सकता था। आगे डेविड की वाइफ की सोनोग्राफी चल रही होती है और डेविड भी वहां पर मौजूद होता है। तभी डेविड को वापस कैप्टन सेंटोस का कॉल आता है। तब डेविड कहता है कैप्टन सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी गन्स जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तब कैप्टन सेंटोस कहते हैं जैसे गन्स सीधा इटली से हमारे पास आने वाली है। तब डेविड कहता है हाँ सर बिल्कुल, इटली से आपके पास डायरेक्ट आने वाली है। यह सुनकर कैप्टन सेंटोस डेविड से कहते हैं डेविड प्लीज ऐसा मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। पिछले हफ्ते कुछ इटालियन लोग इराक में मारे गए और इसलिए इटली ने सारे हथियारों के शिपमेंट को इराक आने से रोक दिया है। डेविड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी कैप्टन सेंटोस से कहता है मैं 3 दिन के अंदर अरेंजमेंट करके आपके पास सारी गन्स भेजता हूँ। बेरेटा नाम की जिस गन का ऑर्डर था वो एक्चुअल में इटालियन गन थी और इटली ने इराक को भेजे जाने वाले सारे हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे डेविड ये बात एफ्रेम को बताता है और वो पूछता है अब हम क्या करेंगे। तब एफ्रेम कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम इन सारे हथियारों को जॉर्डन के थ्रू इराक में भेज देंगे। आगे डेविड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक एफ्रेम आ जाता है और एफ्रेम डेविड को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। तब एफ्रेम कहता है जो हमारी बेरेटा गन्स का ऑर्डर था जो हम जॉर्डन से इराक के लिए भेजने वाले थे उसे जॉर्डन कस्टम वालों ने जॉर्डन में ही सीज कर लिया है। तभी डेविड को कैप्टन सेंटोस का कॉल आने लगता है और डेविड कॉल अटेंड करने से डर रहा था। तब एफ्रेम उसे कॉल अटेंड करके बात करने के लिए कहता है और कैप्टन सेंटोस डेविड को कहता है मेरी गन्स को जॉर्डन कस्टम ने सीज कर लिया है। कैप्टन सेंटोस काफी गुस्से में था इसलिए एफ्रेम उससे बात करने लगता है। तब कैप्टन सेंटोस कहता है हम इराक में तुम लोग की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, आज तुम्हारी वजह से मेरा मिशन डेंजर में पड़ गया है और तुम इस काम में लापरवाही कर रहे हो। मैं किसी कारण से ये ऑर्डर कैंसिल करवा दूंगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर एफ्रेम परेशान हो जाता है क्योंकि यदि ऑर्डर कैंसिल हुआ तो उन्हें आगे से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला था और उन्हें उनकी फर्म बंद करनी पड़ती। ये सुनकर एफ्रेम कैप्टन को अपनी फैमिली का हवाला देता है कि उसकी फैमिली के मेंबर अभी हॉस्पिटल में हैं। पर कैप्टन सेंटोस बहुत गुस्से में था और वो कॉल कट कर देता है। इन सारी बातों को डेविड की वाइफ इस भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि डेविड हथियारों की सप्लाई का काम करता है। आगे डेविड और ईज के बीच में बहस होने लगती है और ईज कहती है तुमने तो कहा था कि तुम बेडशीट सप्लाई करने का काम करते हो। तब डेविड कहता है मैंने झूठ कहा था क्योंकि मैं मसाज करके बच्चे का पालन नहीं कर सकता था और कोई मुझसे बेडशीट खरीद भी नहीं रहा था। ये बिल्कुल लीगल है, मैं कोई भी इनलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। तभी उस कमरे में एफ्रेम आ जाता है और वो डेविड से पूछता है डेविड क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? डेविड कहता है हाँ हैगा। एफ्रेम कहता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें अभी जॉर्डन के लिए निकलना है। आगे डेविड अपनी वाइफ को समझाकर एफ्रेम के साथ जॉर्डन के लिए निकल जाता है, पर अमेरिकन एम्बेसी कस्टम डिपार्टमेंट के मामले में उनकी मदद करने के लिए ना कह देती है। तब डेविड और एफ्रेम अपने तरीके से कोई रास्ता खोजने की कोशिश करने लगते हैं और वो जॉर्डन के ही रहने वाले एक आदमी से मिलते हैं जिसकी जॉर्डन गवर्नमेंट में थोड़ी जान पहचान थी।
तब वो आदमी एफ्रेम के पेपर देखकर कहता है तुम्हारा परमिट कैंसिल हो चुका है और नया परमिट आने में तुम्हें 6 हफ्तों का टाइम लग जाएगा। तब वहीं खड़ा एफ्रेम कहता है देखो मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं हमारे काम को करने के लिए तुम्हें $1400 दूंगा, तुम हमारी गन्स को किसी भी जॉर्डन कस्टम वालों से छुड़ा दो। और वो एफ्रेम से पैसा ले लेता है। पैसा देने के बाद एफ्रेम और डेविड को जॉर्डन में रहते हुए 3 दिन बीत जाते हैं पर उनकी गन्स अभी भी कस्टम वाले नहीं छोड़ते। तभी उन्हें होटल रूम में कॉल आता है और सामने से उन्हें बताया जाता है कि उनकी गन्स को कस्टम वालों ने छोड़ दिया है पर उनकी गन्स को उन लोगों ने एक ट्रक में लोड कर दिया था। और ये सब देखकर डेविड उनसे पूछता है ये सब क्या है, हम ट्रक में इन गन्स को इराक तक कैसे पहुंचाएंगे, हमें यहाँ से इन गन को हवाई रास्ते द्वारा इराक तक पहुंचाने की परमिट चाहिए थी। तब जो लड़का उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके बताता था वो डेविड को कहता है पर तुम्हें ड्राइव करने के लिए किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मालबोरो जॉर्डन का बेस्ट स्मगलर है और ये 1 महीने में 4 बार इराक और बगदाद जाके यहाँ पर आता है। यह सब सुनकर एफ्रेम पूछता है बगदाद यहाँ से कितना दूर है। तब वो बच्चा कहता है यहाँ से बगदाद 800 किलोमीटर दूर है। और ये सुनकर एफ्रेम डेविड से कहता है हम ट्रक के द्वारा भी जा सकते हैं और कल सुबह तक तो हम वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। डेविड सड़क के रास्ते से इराक में सफर करने में बिल्कुल भी सहमत नहीं था क्योंकि उसमें उनकी जान जाने का खतरा था पर प्लेन द्वारा गन्स को इराक तक पहुंचाना उनके लिए संभव नहीं था। आगे वो लोग ट्रक से निकल जाते, उनको सफर करते करते रात हो जाती है और वो इराक की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में डेविड को कुछ दिखाई देता है। वो आगे पहुंचते तो वो एक चेक पोस्ट था जहां पर इराकी सोल्जर खड़े हुए थे। वो लोग मालबोरो से पूछताछ करने लगते, तब मालबोरो उन्हें नीचे से सिगरेट निकाल कर देने लगता है पर वो सोल्जर उन सभी पर गन अड़ा देते हैं और उन्हें हाथ ऊंचा करने के लिए कहते हैं। तब मालबोरो कहता है मैं बस सिगरेट्स दे रहा हूँ और मालबोरो सिगरेट्स के पैकेट निकालकर उन्हें दे देता है और एफ्रेम और डेविड गन्स को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। सिगरेट्स लेने के बाद वो सोल्जर उन्हें वहां से जाने देते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और डेविड की नींद खुलती है तो वो ट्रक में होता है पर वहां पर उसे कहीं भी ट्रक का ड्राइवर मालबोरो दिखाई नहीं दे रहा था। तब डेविड ट्रक से नीचे उतरता है और वो मालबोरो को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगता है। वो जगह एक पुराना गैस स्टेशन थी जो अब बंद पड़ी हुई थी। तब डेविड उस गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसे वहां पर एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। यह देखकर डेविड दौड़कर एफ्रेम के पास आता है और उसे कहता है गैस स्टेशन के अंदर एक बॉडी है। तब एफ्रेम कहता है हाँ मैंने सुन लिया, इराक एक वॉर जोन है और यहाँ पर बॉडीज मिलना बहुत ही आम है। आगे एफ्रेम ट्रक से उतरकर टॉयलेट करने के लिए जाता है और एफ्रेम देखता है कि मालबोरो ऑयल के टैंक से ऑयल भर रहा था क्योंकि उनकी ट्रक में ऑयल खत्म हो चुका था। डेविड ट्रक में होता है तभी उसे उसकी वाइफ का फोन आता है और डेविड की वाइफ पूछती है वहाँ पर क्या टाइम हुआ है। तब डेविड कहता है यहाँ पर सुबह की 7:30 बजे है और मैं अभी उठकर नाश्ता करने वाला हूँ। डेविड ये सारी बातें कर ही रहा था तभी डेविड को दूर से 2 गाड़ियां आती हुई दिखाई देती है जिन पर इराकी रेबल लोग थे और उनके हाथ में गन्स थी। ये देखकर डेविड डर जाता है और वो अपनी वाइफ को बाद में बात करने के लिए कहता है और डेविड ट्रक का हॉर्न बजाकर एफ्रेम को उधर की तरफ देखने के लिए कहता है। एफ्रेम भी उन गाड़ियों को देख लेता है और वो मालबोरो को आवाज लगाकर ट्रक की तरफ दौड़ने लगता है और एफ्रेम ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर ट्रक में ऑयल कम था और वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब बड़ी मुश्किल से एफ्रेम उस ट्रक को चालू करता है और वो ट्रक को वहां से ले जाने लगता है। तब मालबोरो भी उस ट्रक को जाते हुए देख लेता है और वो रेबल लोगों की गाड़ियों को भी देख लेता है। ये देखकर मालबोरो भी उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है और वो एफ्रेम को ट्रक रोकने के लिए कहता है पर रेबल लोगों की गाड़ियां भी काफी तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ रही थी और एफ्रेम ट्रक को नहीं रोकता। तब मालबोरो ऑयल के टैंक को ट्रक के अंदर फेंककर ट्रक के अंदर जंप कर जाता है पर एफ्रेम ट्रक को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था क्योंकि ट्रक में बहुत कम ऑयल बचा था। तब पीछे मौजूद मालबोरो उस टैंक से ट्रक के टैंक में ऑयल डालने लगता है और वो रेबल लोग लगातार गोलियां चलाते हुए ट्रक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे पर थोड़ी आगे जाकर वो रेबल लोग अपनी गाड़ियों को रोक लेते हैं। तब डेविड कहता है उन लोगों ने गाड़ियां रोक ली पर क्यों। तभी एफ्रेम और डेविड को सामने से आता हुआ यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो हेलीकॉप्टर रेबल लोगों की गाड़ियों में गोलियां चलाने लगता है और रेबल लोगों को पीछे भागना पड़ता है। ये देखकर डेविड और एफ्रेम काफी खुश होते हैं कि वो लोग अमेरिकन आर्मी के एरिया में आ चुके थे। आगे वो लोग उस ट्रक को बगदाद में अमेरिकन आर्मी के कैंप में ले जाते हैं और कैप्टन सेंटोस को भी इसकी सूचना दी जाती है। तब कैप्टन सेंटोस आकर एफ्रेम और डेविड से मिलते हैं और कैप्टन सेंटोस बेरेटा गन्स के उन कंसाइनमेंट को देखते हैं और वो डेविड और एफ्रेम से पूछते हैं इन गन्स को तुम लोग यहाँ पर लेके आए, वो भी ट्रायंगल ऑफ डेथ से निकलकर। तब एफ्रेम और डेविड एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इराक के सड़क के रास्ते को ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा जाता था। सड़क के रास्ते से जिंदा आना बहुत मुश्किल था। आगे कैप्टन सेंटोस उन दोनों की तारीफ करते हुए उन्हें उनका पेमेंट देने के लिए कहते हैं। कैप्टन सेंटोस के जाने के बाद डेविड और एफ्रेम वहाँ पर उनके फोटो
फोटोज खिंचवाने लगते हैं। और आगे वो लोग कैंप पे अपना पेमेंट लेने जाते हैं तो उनकी आंखों के सामने बहुत सारा पैसा रखा हुआ था और इतने सारे पैसों को अपनी आंखों के सामने देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। तब वहाँ मौजूद एक शोल्डर कहता है ये 12.2 बिलियन डॉलर है और ये सारा पैसा सद्दाम हुसैन के पास से बरामद किया गया है। आगे डेविड और एफ्रेम अपने साथ पूरा 3 मिलियन डॉलर कैश लेकर बगदाद से आर्मी के प्लेन में सीधा अमेरिका पहुंच जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उन दोनों के पास काफी सारा पैसा आ जाता है जिससे वो एक ही जैसी दिखने वाली 2 पोर्श गाड़ी लेते हैं और एक ही बिल्डिंग में एक ही जैसे 2 फ्लैट बुक करवाते हैं। एफ्रेम के पार्टनर राल्फ को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद काफी सारा मुनाफा होता है और राल्फ भी डेविड और एफ्रेम की कंपनी AEY में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 10 मिलियन डॉलर कर देता है। अब एक रात डेविड सो रहा होता है तभी उसकी बच्ची रोने लगती है और डेविड अपनी बच्ची को संभालते हुए अपने लैपटॉप में देखने लगता है और उसे फेडरल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है। डेविड इस बारे में डिस्कस करने के लिए एफ्रेम को भी अपने फ्लैट में बुलाता है और एफ्रेम देखता है कि आर्मी ने इस बार जो ऑर्डर डाला था वो काफी बड़ा था। पेंटागन को 3,60,000 राइफल चाहिए थी, 10,84,000 ग्रेनेड चाहिए थे और 45,000 एविएशन रॉकेट चाहिए थे। इस प्रकार से उस ऑर्डर में हर एक हथियार की क्वांटिटी काफी बड़ी लिखी हुई थी। डेविड और एफ्रेम के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता था, इसलिए वो दोनों इतने सारे हथियारों का जुगाड़ करने के लिए लॉस वेगस जाते हैं जहां पर डिफेंस एक्सपो में दुनिया के सारे हथियारों के मैन्युफैक्चर आए हुए थे। पर वहां पर पहुंचकर जल्दी डेविड और एफ्रेम को पता चल जाता है कि यदि उन्हें अफगान डील मिल भी गई तो उसे पूरा करना उनके लिए एक बुरे सपने जैसा होगा क्योंकि ये डील काफी बड़ी थी और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्हें दुनिया भर के कई सारे मैन्युफैक्चर को एक साथ लाना होगा। उसके बाद ही उनका इतना बड़ा ऑर्डर पूरा हो पाएगा। कोई एक मैन्युफैक्चर इतने बड़े ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद भी उन्हें दर्जनों शिपिंग कंपनी से बातचीत करनी होगी और कई सारी परमिट्स प्राप्त करनी होगी। उसके बाद वो हथियारों को अफगानिस्तान पहुंचा पाएंगे। डेविड और एफ्रेम समझ गए थे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते थे। अब रात में डेविड एक कैसीनो में बैठकर गैम्बलिंग खेल रहा होता है। तभी डेविड के सामने आकर कोई आदमी बैठता है और उसे देखकर डेविड जल्दी जल्दी एफ्रेम के पास जाकर उसे बताता है नीचे कैसीनो में हेनरी जिरार्ड आया है और वो हमसे मिलना चाहता है। हेनरी जिरार्ड का नाम सुनते ही एफ्रेम शॉक रह जाता है क्योंकि हेनरी जिरार्ड कई सारे युद्धों में हथियार सप्लाई करने का काम कर चुका था। आगे वो दोनों हेनरी जिरार्ड से मिलते और डेविड एफ्रेम से कहता है मैंने इन्हें अपने ऑर्डर के बारे में बताया और ये उसे पूरा करने के लिए तैयार है। तब एफ्रेम कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप किस हिस्से को पूरा करोगे? तब डेविड कहता है ये हमारे पूरे के पूरे ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। हेनरी ने अल्बानिया के साथ कांटेक्ट किया है जिनके पास काफी सारे हथियार रखे हुए हैं। तब हेनरी जिरार्ड कहता है अल्बानिया को डर था कि उनकी कंट्री पर वेस्टर्न कंट्री कब्जा कर लेगी, इसलिए उन्होंने अपने देश का काफी सारा पैसा हथियारों को खरीदने में लगा दिया और युद्ध की तैयारी करने लगे। और अब उनके देश के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है और अब अल्बानिया कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी नाटो देशों में शामिल हो जाए। उसके बाद उनके हथियार उनके लिए कोई काम के नहीं रह जाएंगे और इसलिए वो इन हथियारों को डिस्पोज करने के बारे में सोचने लगे हैं। तब एफ्रेम हेनरी से कहता है मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट को अकेले पूरा कर सकते हो तो तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया? तब हेनरी जिरार्ड कहता है मुझे अमेरिकन सरकार के साथ बिजनेस करने से रोक दिया गया है, मैं अभी अमेरिकन सरकार के टेररिस्ट वॉच लिस्ट में हूँ। तुम दोनों आपस में बात कर लो और डिस्कस करके मुझे जल्दी बताओ। डेविड इस बारे में एफ्रेम को कहता है वो टेररिस्ट लिस्ट में है, हम उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तब एफ्रेम कहता है प्लेन में कैची ले जाने पर भी आप टेररिस्ट लिस्ट में डाले जा सकते हो और हम यहाँ पर सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अमेरिका से बिजनेस नहीं कर सकता। एफ्रेम की बातों में आकर डेविड भी हेनरी जिरार्ड के साथ डील करने के लिए राजी हो जाता है। आगे एफ्रेम और डेविड जाकर हेनरी जिरार्ड से मिलते हैं और वो कहते हैं हम इस डील को करने के लिए तैयार हैं। आगे वो लोग उन हथियारों को देखने के लिए अल्बानिया देश में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें हेनरी के आदमी हथियारों का जखीरा दिखाते हैं। वहाँ पर काफी बड़ा स्टोरेज बना हुआ था जो पूरी तरह से हथियारों से भरा हुआ था और हेनरी का आदमी एफ्रेम और डेविड को बताता है हमारे पास इस तरह के 700 और स्टोरेज है पूरी कंट्री में। इस वक्त अल्बानिया में दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार है। डेविड और एफ्रेम हथियारों के इतने बड़े स्टोरेज को देखकर शॉक थे। उस स्टोरेज में कई सारे शिपिंग कंटेनर्स भी पड़े हुए थे और हेनरी का आदमी उन दोनों को बताता है ये सारे कंटेनर्स AK-47 की बुलेट से भरे हुए हैं। आगे उन्हें वो बुलेट दिखाई जाती है और डेविड पूछता है ये कितनी पुरानी है? तब हेनरी का आदमी कहता है ये शायद 30 से 40 साल पुरानी हो सकती है। तब आर्मी का मेजर एफ्रेम को एक गन देता है उन बुलेट्स को ट्राई करने के लिए। एफ्रेम उन बुलेट्स को चलाकर देखता है तो वो बुलेट्स बराबर काम कर रही थी।
अब आगे डेविड और एफ्रेम वापस मियामी पहुंचकर अफगान डील के लिए बिडिंग कर देते हैं और वो वेट करने लगते हैं उनको ये डील मिलने का। डेविड अपनी वाइफ के साथ बीच पर होता है, तभी वहाँ पर एफ्रेम आकर डेविड को बताता है, डेविड हमें अफगान डील मिल गई है। ये सुनकर डेविड भी बहुत खुश होता है और वो दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब आगे डेविड अपनी वाइफ ईच को बताता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अल्बानिया जाना होगा। तब डेविड की वाइफ डेविड को हाँ कह देती है, पर वो थोड़ा नाराज लग रही थी। तब डेविड ईच से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तब डेविड की वाइफ कहती है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इराक गए थे। मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा था, तब मुझे ये बात पता चली। तब डेविड कहता है, उस वक्त मैं फंस चुका था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ईच बहुत गुस्सा थी क्योंकि डेविड उससे हर बात के लिए झूठ बोल रहा था, इसलिए इस गुस्सा होकर अपनी मॉम के वहाँ चली जाती है। आगे डेविड अपने ऑफिस में काम कर रहा था और एफ्रेम उसे थोड़ा परेशान देखता है। तब एफ्रेम डेविड के केबिन में जाकर उसे एक सोने से बना ग्रेनेड गिफ्ट करता है और आगे डेविड एफ्रेम से कहता है, मैं अल्बानिया जाने से पहले कुछ डिसाइड करना चाहता हूँ। यह हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसके हिसाब से इस कंपनी के 70% मालिक तुम हो और 30% मैं हूँ। तब एफ्रेम ज्यादा न सोचकर बेहिचक उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन कर देता है और एफ्रेम के जाने के बाद डेविड उस डॉक्यूमेंट को ड्रॉअर के अंदर ही रख देता है। आगे डेविड अल्बानिया पहुंच जाता है और तब सुबह सुबह उसके रूम में बास्किन नाम का आदमी आता है, जो कि डेविड का ड्राइवर था और उसके छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। आगे डेविड अल्बानिया में रहकर सारे हथियारों का ट्रांसपोर्ट का काम देखने लगता है। तभी डेविड की नजर एक ट्रक में चढ़ाए जाने वाले बक्सों पर पड़ती है और डेविड तुरंत उन्हें वहां पर रुकवा लेता है। आगे डेविड एफ्रेम को कॉल करके कहता है, जो बुलेट्स स्टोरेज में मौजूद थी वो सभी चाइनीज है, क्योंकि हर एक कैरेट के ऊपर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। आगे वो दोनों कॉल कॉन्फ्रेंस पर हेनरी जिरार्ड से बात करते हैं और वो लोग कहते हैं, यहाँ पर जो बुलेट्स है वो तो चाइनीज है, तो हम इन हथियारों को अमेरिकन आर्मी के पास कैसे भेज सकते हैं? तब डेविड कहता है, शुरुआत में जो बॉक्स हमें बुलेट का दिखाया गया था वो किसी और देश से था। तुमने हमें 100 मिलियन बुलेट्स भेज दी, वो भी चाइनीज, हम इनका क्या करें? तब हेनरी जिरार्ड कहता है, क्या तुम्हें वहाँ पर किसी ने रोका था और बॉक्सेस को चेक करने से? क्या इस डील को करने से पहले तुम लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि इन बुलेट्स को किस देश से मंगवाया गया है? ये सारे सवाल मुझसे कौन करेगा? अब ये तुम्हारी और यूएस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, तुम इससे कैसे डील करते हो? हेनरी जिरार्ड ने इस मामले में दखल देने से पल्ला झाड़ लिया था। आगे डेविड रनिंग करने बाहर जाता है और जब वो वापस अपने रूम पर आता है तो उसके रूम पर एफ्रेम होता है और एफ्रेम डेविड को कहता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या हो यदि हम उन सारी बुलेट्स को वापस रीपैक करवा दे? डेविड कहता है, लेकिन तब भी वो बुलेट चाइनीज ही रहेगी। तब एफ्रेम कहता है, तुम ये टॉवेल देखो, इस पर लिखा हुआ है मेड इन टर्की। अगर मैं इस टैग को निकाल दूंगा तो ये टॉवेल अब मेड इन अल्बानिया हो जाएगा। इसी तरह बुलेट्स के बॉक्स में चाइनीज में लिखा हुआ है और वो हम बदल सकते हैं। अब मूवी में आगे डेविड और एफ्रेम एनवर नाम के एक अल्बानियन आदमी से मिलते हैं और एनवर उन दोनों से पूछता है, तुम लोग बुलेट्स की रीपैकेजिंग क्यों करवाना चाहते हो? तब एफ्रेम कहता है, जो अभी बुलेट्स के कैरेट्स है उनका वेट काफी हैवी है। तब एनवर पूछता है, इसे कितने कैरेट्स है जिन्हें रीपैकेजिंग करवाना है? तब डेविड कहता है, इसे टोटल 68,520 कैरेट्स है। आगे एनवर के आदमी एक कैरेट के अंदर से सारी बुलेट्स को निकालकर उसे पॉलिथीन में रखकर एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखते हैं और एनवर इस काम में लगने वाले समय को काउंट कर रहा था। आगे एनवर सारे कैरेट को काउंट करके बताता है, सारे कैरेट को रीपैकेजिंग करवाने में 50 आदमी और 3 वीक का टाइम लगेगा और हम ये काम $1 लाख में करेंगे। यह सुनकर डेविड और एफ्रेम दोनों मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एनवर को $1 लाख रीपैकेजिंग का देकर उन लोगों को तकरीबन $3 मिलियन का प्रॉफिट होने वाला था और डेविड और एफ्रेम एनवर के साथ इस डील को फाइनल कर देते हैं। आगे उन सारी बुलेट को लकड़ी के भारी कैरेट से निकालकर कार्डबोर्ड के हल्के बॉक्स में भरा जाने लगता है और इससे उन सारे बुलेट्स का वजन 180 टन तक कम हो गया था, जिससे वो आसानी से इन बॉक्स को हल्के प्लेन में ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे और हल्के प्लेन्स के कारण उनका फ्यूल का खर्चा भी कम होता। इस तरह से इस डील में एफ्रेम और डेविड ने 70-80 लाख रुपए एनवर को देकर तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए बचा लिए थे। आगे वो लोग रीपैकेजिंग कर कर अपनी बुलेट्स को अफगानिस्तान के लिए भेजने लगते हैं। आगे डेविड अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे एफ्रेम का कॉल आता है और एफ्रेम डेविड से कहता है, तुम बास्किन को तो जानते होंगे, जो अल्बानिया में तुम्हारा ड्राइवर है। उसके अंकल अल्बानिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे और मैंने उससे पता करवाया कि हेनरी जिरार्ड को वो बुलेट कितने में पड़ी होगी और तुम्हें पता है उसे एक बुलेट 2.5 सेंट में पड़ी है और वो हमसे उसका 400% ज्यादा पैसा ले रहा है। तब डेविड कहता है, इस डील से वो भी प्रॉफिट कमा रहा है और हम भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तब एफ्रेम कहता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ ये डील हमारी है और इस डील से होने वाला सारा प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। मैं हेनरी जिरार्ड को इस डील से हटाना चाहता हूँ। तब डेविड कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो मैं ये सब काम छोड़कर वहाँ पर वापस आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर काम करके इस डील को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम वहाँ पर बैठकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। अगर हेनरी जिरार्ड बर्बाद हुआ तो वो हम सबको भी बर्बाद कर सकता है।
डेविड की ऐसी बातें एफ्रेम को कहीं न कहीं चुभने लगती है और वो कहता है ठीक है, मैं हेनरी जिराड के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। और ये कहकर एफ्रेम डेविड के केबिन में जाकर उसका ड्रॉर ओपन करता है जिसमें उनकी पार्टनरशिप का वही डॉक्यूमेंट रखा हुआ था जिस पर एफ्रेम ने साइन करी थी। मूवी के अगले सीन में कुछ लोग अल्बानिया में डेविड को उसके रूम से उठाकर ले जाते हैं और वो एक सुनसान जगह पर जाकर डेविड को मारते हैं। वहीं पर हेनरी जिराड आकर डेविड पर गन अड़ा देता है और यही हमारी मूवी की शुरुआत वाला सीन था। और हेनरी डेविड से कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता था कि तुम मेरी डील से मुझे बाहर कर दोगे। डेविड बहुत डर रहा था और हेनरी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। डेविड समझ जाता है कि उसके मना करने के बाद भी एफ्रेम ने हेनरी जिराड को इस डील से हटाने की कोशिश की और वो जल्दी जल्दी अल्बानिया के ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मियामी जाने वाला था। तभी उसे एनवर मिलता है और वो डेविड से कहता है डेविड, मुझे अभी तक भी रीपैकेजिंग का पैसा नहीं मिला है और तुम्हारा पार्टनर मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। और डेविड, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग इन बुलेट्स की रीपैकेजिंग क्यों करवा रहे हो। ये सुनकर डेविड कहता है मैं अभी मियामी जाने वाला हूँ और वहाँ पर पहुंचकर मैं सबसे पहले तुम्हारा पेमेंट करवाऊंगा। डेविड जाने लगता है तभी उसे वहाँ पर आकर एक लेडी मिलती है और वो डेविड को एक फोटो दिखाकर कहती है ये मेरा हस्बैंड बास्किन है और ये अभी कहीं नहीं मिल रहा है। बास्किन की फोटो को देखकर डेविड सब कुछ समझ जाता है कि बास्किन मारा जा चुका है क्योंकि एफ्रेम बास्किन से हेनरी जिराड की जासूसी करवा रहा था। मियामी पहुंचकर सबसे पहले डेविड अपनी वाइफ ईज को मनाता है और उसके बाद डेविड एफ्रेम के पास जाकर उसे एक पेपर में कीमत लिख कर देता है। डेविड कहता है ये अफगान डील से होने वाला फायदा है, ये मुझे चाहिए और मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे कारण हेनरी जिराड ने मेरे सर पर गन रखी, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसे डील से हटाने की कोशिश की। डेविड एफ्रेम से उनकी पार्टनरशिप का 30% हिस्सा मांगता है जो उन्हें अफगान डील से प्रॉफिट हुआ था। एफ्रेम देने से मना करता है तब डेविड कहता है तुम मेरे लॉयर से बात करना और डेविड अपने केबिन में जाकर ड्रॉर से उस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट को निकालने लगता है पर वो देखता है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं था। डेविड समझ जाता है कि एफ्रेम ने वो पहले ही निकाल लिया है और डेविड एफ्रेम पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। आगे डेविड अकेला होता है तब उससे राल्फ आकर मिलता है और राल्फ डेविड से कहता है मैं तुम्हारे और एफ्रेम के बीच सुलह करवाना चाहता हूँ। आगे डेविड और एफ्रेम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पर राल्फ भी मौजूद होता है और एफ्रेम डेविड को एक ऑफर देता है कि वो हर साल उसे $50,000 देगा। तब डेविड कहता है मैंने तुम्हारे लिए दिन रात काम किया और तुम मुझे ये देना चाहते हो। मैं इतने समय तक अल्बानिया में रहा और वहाँ पर 100 मिलियन इनलीगल चाइनीज बुलेट्स को मैंने रीपैकेजिंग करवाया और उसको यूएस आर्मी को भेज दिया। तुम्हारे लिए मैंने कई सारे डॉक्यूमेंट में घपला किया और उसे यूएस गवर्नमेंट को दे दिया। हम अपनी गवर्नमेंट को इतने सालों तक धोखा देते रहे। ये सब कुछ मेरे लैपटॉप में है और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तब एफ्रेम कहता है मैं नहीं, हम दोनों बर्बाद होंगे और एफ्रेम वहाँ से उठकर चला जाता है। अब आगे डेविड अपने घर में होता है तभी उसे न्यूयॉर्क टाइम के एक रिपोर्टर का कॉल आता है और वो रिपोर्टर डेविड से पूछता है डेविड क्या ये सच है कि तुम लोगों ने यूएस आर्मी को चाइनीज बुलेट रीपैकेजिंग करके दी थी। पर डेविड कॉल कट कर देता है और वो अपनी वाइफ के साथ नीचे जाने लगता है। तभी लिफ्ट में उसे एफ्रेम मिल जाता है और वो दोनों लिफ्ट में नीचे जाने लगते हैं। एफ्रेम डेविड से पूछता है क्या तुम्हें भी न्यूयॉर्क टाइम से कॉल आया था। तब डेविड कहता है हाँ आया था। तब एफ्रेम कहता है सॉरी डेविड, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब डेविड गुस्से में आकर एफ्रेम को एक पंच मारता है। लिफ्ट ओपन होती है और वो दोनों देखते हैं बाहर पुलिस खड़ी हुई थी और पुलिस उन दोनों को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन डिफेंस डिपार्टमेंट को एवनर ने दी थी जिसे बुलेट की रीपैकेजिंग का काम सौंपा गया था क्योंकि एवनर को रीपैकेजिंग करने का पैसा अब तक भी नहीं मिला था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले राल्फ को पकड़ा जो एफ्रेम का पार्टनर था और पुलिस ने राल्फ को डेविड और एफ्रेम के बीच मीडिएटर बनने का काम सौंपा। वो एक सेटअप था क्योंकि राल्फ की बॉडी पर माइक्रोफोन लगा हुआ था और पुलिस एफ्रेम और डेविड की सारी बातों को सुन रही थी कि उन्होंने कितने घपले किए हैं। इस अपराध में डेविड और एफ्रेम पर केस चलाया जाता है और एफ्रेम को 4 साल की सजा सुनाई जाती है और डेविड को 7 महीनों तक हाउस अरेस्ट रखने की सजा दी जाती है। आगे डेविड एक होटल रूम में जाता है जिसमें हेनरी जिराड होता है। तब हेनरी जिराड कहता है मैं बुरा आदमी नहीं हूँ पर वो बुरा वक्त था जब मैंने तुम पर गन अड़ाई थी। तुमने इस केस में मेरा नाम नहीं लिया, इससे मैं काफी खुश हूँ। तब डेविड कहता है अल्बानिया में मेरा ड्राइवर बास्किन था, क्या वो मर चुका है, उसके साथ क्या हुआ। तब हेनरी जिराड डेविड की किसी बात का जवाब नहीं देता और वो डेविड को एक सूटकेस खोलकर दिखाता है जो पैसों से भरा हुआ था और हेनरी डेविड से कहता है ये उसका एक हिस्सा है जो मुझे अफगान डील से मिला और ये अब तुम्हारा है, इसके अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो। डेविड हेनरी जिराड को देखने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।